नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। यहां पर बीजेपी की काउंसलर के जरिए 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 9 साल की वो कौन-कौन सी विशेष तैयारियां हैं जिसके आधार पर वो 2024 चुनाव को लेकर शानदार तरीके से बीजेपी का पक्ष रखने का काम करेंगी और लोगों का भरोसा किस तरह से बीजेपी को मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज की जब ये वार्तालाप आपसे कर रही हूँ अपने साथ मंडल के अध्यक्ष नरेश चौधरी जी और हमारे प्रदेश में पूर्व के मीडिया के सह प्रमुख रहे राघव मंडल जी के साथ, तो मैं मन में एक अलग सा ही हर्ष और उल्लास के साथ आपके सामने आज बात करने जाऊंगी मोदी जी की, क्योंकि मैंने जो कल उनका 2 दिन का जो दौरा चल रहा है अमेरिका में और कल रात को जो कांग्रेस जो अमेरिका की है उसके दोनों सदनों को जो उन्होंने संबोधित किया और जो 16 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन उसमें मिला, तो उसमें आज प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो मन है वो गर्व से भरा हुआ है। तो मैं आज जब मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल की चर्चा करूंगी तो मैंने कहा कि मन में अलग ही एक उत्साह है। आज हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस भी होता है, तो उस उपलक्ष्य में भी हमारे कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने यहाँ पर उन स्थानों में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कोविड का महामारी का काल भी पूरा इसी 9 वर्षों में 2 साल का बीता, जिसमें पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया के सभी विकसित देशों में जिस तरह से उस कोविड के महामारी का प्रकोप हुआ और उसका जो असर हुआ, उसके बनिस्बत भारत जो कि थिकली पॉपुलेटेड मतलब हाईली पॉपुलेटेड आज की देश में हम चाइना से भी आगे हैं, वो जनसंख्या के साथ और मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो भी अभी बहुत मजबूत नहीं है। उस सब के बावजूद उस सब के साथ जिस तरह से इस 9 वर्षों के बीच में वो 2 वर्ष जो हैं कोविड के गए और उसमें हमारी जो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया, वो उसको जिसका मूल्यांकन कर सारी दुनिया ने मोदी जी को आज अपना लीडर माना हुआ है। शायद वही कारण था कि जिस तरह से उस समय वो मैनेजमेंट हुई और उस काल में इंडिजिनस जो हमारी यानी जो वैक्सीन है इस देश में बहुत ही कम समय में बनकर के इस देश के ही हर जन को फ्री नहीं लगी, बल्कि दुनिया के अन्य 13 देशों में भी उसको भेजा गया, उन्होंने मंगवाया और उनको फ्री वो वैक्सीन दी। ये एग्ज़ाम्पल हैं बन गई हैं पूरी दुनिया में मोदी जी के गुड गवर्नेंस की, शासन की, सुशासन के मॉडल की, जिसकी तारीफ़ आज पूरी दुनिया कर रही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हो जो उनको बॉस कह के संबोधित करते हैं, चाहे पापुआ का के चीफ हों जो उनके पैर छूते हैं, और चाहे बाइडन हो जो ये कहते हैं कि अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो मैं उनके ऑटोग्राफ लेकर के रखना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे आज बातें पूरी दुनिया के प्रमुख देशों के प्रमुख लोग कह रहे हैं, जिससे जो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज ये महसूस करता है कि जिस विश्व गुरु की बात हम कहते हैं कि भारत को होना चाहिए था जो पहले कभी था, उसकी ओर बहुत तेज़ी से भारत बढ़ रहा है। और कल अमेरिका में जिस तरह से मोदी जी ने परसों योगा को पूरी दुनिया में बांध कर 135 देशों के लोगों ने उसमें भाग लिया और फिर वहाँ का स्टेट ऑनर और जिस तरह से कांग्रेस को संबोधित कर उन्होंने अपने कार्यकाल में आज भारत जिस गति से विकसित हो रहा है उसकी फिगर्स एंड फैक्ट्स उन सब के सामने रखे, तो उस बात से पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में कुछ ही थोड़े ही मुझे लगता है सालों में वो जो विश्व गुरु बनने का सपना हम देखते हैं वो और कहते भी हैं कि भारत बनेगा, वो ज़रूर बन करके रहेगा। बहुत सारे आंकड़े आप सब के माध्यम आप सबको पिछले दिनों हमारे पूरे जो महासंपर्क अपना हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें हम प्रत्येक डोर टू डोर जा कर के प्रमुख लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से, आम जन से, रेडी पटरी वाले सभी वेंडर से और फिर उसके बाद प्रेस से बात करके उस सारी 9 वर्ष के कार्यकाल को आप सबके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े आप सब लोगों के पास आए भी होंगे। ये एक जो है पत्रक भी छपा है जिसमें जो मैं आपको भी अभी दूंगी,
जिसमें पूरे अगर आप जानना चाहेंगे मोटे मोटे तौर पे, मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में को किसी किताब में किसी पैम्फलेट में बांधा जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से वो कोशिश की गई है कि आप तक वो आंकड़े, दुनिया जनता तक वो पहुंचाए जाएं। एक ये भी पुस्तिका छपी है जिसमें फ़ोटोज़ के साथ विवरण पूरा रह रहा है। इसी के कुछ मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि ज़रूर कहनी चाहिए। मैंने कोविड की महामारी के बारे में आपको उसका बात तो करी ही, उसकी शायद ऐसी फिगर्स होंगी जो बहुत चौंकाने वाली रहती हैं कि कितने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी, कितने लोगों को। एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो आयुष्मान की योजना मोदी जी की रही, उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो तुरंत में दिया, मतलब उससे कुछ वर्ष पूर्व वो आई और किसको पता था कि कोविड आ जाएगा, लेकिन उस दौरान में फिर लोगों को इलाज के लिए जिस तरह से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उससे जो मिली, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक योजना का, सरकार का लाभ जो है जनता तक पहुंचा। ये दूसरी बात है कि दिल्ली में क्योंकि ये योजना लागू नहीं है तो इसलिए दिल्ली की जनता को इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, लेकिन देश भर में तो ये इस जो योजना से करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। बहुत बार अक्सर ये आती है कि किसान जो हैं शायद उन्होंने एजिटेशन किया, उनको कुछ बातें जो है सुहाती नहीं थी, पर मैं आपको फिगर बता दूं कि 11 करोड़ से अधिक पीएम की किसान जो योजना है उसमें लाभार्थी हैं देश के, 11 करोड़ से अधिक। ये बातें जब हम आपको संख्या बता रहे हैं तो ये संकलन आज से 6 महीने पूर्व का ही होगा जब तक ये बुक छपी होगी। और इसी तरह से एग्रीकल्चरल ट्रांसफ़र फंड जो है, जो सीधा फंड ट्रांसफ़र हुआ है किसानों के खातों में, 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो लगभग किसानों के खातों में पीएम योजना के तहत आया है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसमें 23 करोड़ के करीब वो योजना के कार्ड जारी हुए हैं और उसका लाभ लोगों को, 23 करोड़ लोगों को लगभग मिला है। हर एस्पेक्ट में, हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, हर वर्ग के लिए आपको इस योजना, इस बुक में सब आंकड़े मिलेंगे। जैसे कि बहुत बड़ा विषय हमारी जो रक्षा लाइनें हैं, जो हमारी डिफेंस की लाइंस हैं, उसके लिए 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है, ताकि वो मजबूत हों, हमारे जवानों की सुविधाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए। अभी तो जो कल समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, अब टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र इस देश में अमेरिका करेगा और उसके निमित्त जो है अब फाइटर प्लेन्स जो हैं वो भारत में बनेंगे। कितनी बड़ा ये लाभ जो है मोदी जी के द्वारा अमेरिका के साथ समझौते में आया है। इससे सिर्फ सुपर पावर बनने की बात नहीं है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और कितना फाइनेंस रिसोर्स जनरेट होगा, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर के उसमें निवेश करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है। पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं की स्वास्थ्य और उसके सम्मान की चर्चा की है। वो चर्चा नहीं की है, उस पर काम किया है। जब हम बात करते हैं शौचालय की, कहने को शौचालय एक छोटा सा 6x8 का या 8x8 का कमरा होता है, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ कितनी जुड़ी बड़ी बात है, जो पहली बार किसी सरकार ने, बनते तो पहले भी थे शौचालय, बड़ी योजनाएं आती थी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाती थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी। पहली बार ये ऐसा हुआ कि हर घर में, गांव के हर घर में शौचालय महिला को मिला है, ताकि वो सम्मान के साथ अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करते हुए अपना जीवन को यापन करे। तो कितना बड़ा इन 2 योजनाओं से, उज्ज्वला योजना और ये शौचालय, ये बहुत ऐसा काम है जो मुझे लगता है मोदी जी को देश की महिलाएं शत शत नमन करेंगी आने वाली कई पीढ़ियों तक। ये योजनाओं ने, मुझे लगता है कि युवाओं को एक नया स्फूर्ति दी है। जो बच्चे देश से सोचते थे कि पढ़ाई करने के बाद बाहर ही उनके लिए विदेशों में ही कोई जो है मौके हैं, वो उनको पहली बार लगा है। और लगातार प्रयासों के बाद आज इतने युवा जो हैं बात करते हैं कि मैंने डेयरी खोली है, मैंने अपना एग्रीकल्चर का छोटा जो है प्लांट खोला है। वो सब
जब चीज़ें ध्यान में आती हैं तो ऐसे लगता है कि भविष्य में इस युवा को, हमारे देश के युवा को कहीं विदेश में कोई मौका ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारा देश आज दुनिया की 5वीं जो है वो फाइनेंशियल ताकत बना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि इस सरकार की और रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज पूरे होने के बाद आज ग्रेटर कैलाश की मेयर, ग्रेटर कैलाश की पार्षद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 9 साल की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए तमाम कामकाज का बखान किया और साथ ही साथ में उन्होंने उन उपलब्धियों के बारे में बताया, उन मोटी उपलब्धियों के बारे में जिनके आधार पर 2024 चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिखा जी हैं। शिखा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 9 साल के वो कौन से मोटे कामकाज हैं जिनके आधार पर एक बड़ा मुद्दा बनाकर आप 2024 के चुनाव में उतरेंगी और कितना भरोसा है कि इस बार जो है क्या तीसरी बार जो है आप लोगों का जनादेश आपको मिल पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, दिल्ली की जनता का, जहाँ दिल्ली का सवाल है, मैं ये कहूँ, अगर मैं देश की बात नहीं भी करूँ तो दिल्ली को केंद्र ने पिछले 9 सालों में इतना दिया है कि जिससे आम जन के जीवन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। ये जो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है रोड्स का, एक्सप्रेसवेज के माध्यम से, उससे दिल्ली की पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत फ़ायदा हुआ है। दिल्ली में डीटीसी बसों को देना, दिल्ली में केंद्र सरकार से जो ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं सारी पूरी दिल्ली भर में, वो केंद्र सरकार की देन रही है। दिल्ली की सरकार तो जनता के लिए एक भी नई बस नहीं ला पाई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बसें जो केंद्र ने दी हैं, जो पर्यावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली हैं और जनता के लाभ के लिए भी हैं। 2 बड़े बड़े बायोडाइवर्सिटी के पार्क, एम्स का जो अल्टरनेटिव जो सेंटर है इतना बड़ा बदरपुर में, मेट्रो का जो लाइनें जो इन पिछले 9 सालों में बढ़ी हैं, यानी सीमित होकर रह गई थी पहली मेट्रो 15 सालों में जितनी बनी थी, उसके बाद कहाँ से कहाँ, मतलब पूरी दिल्ली अब लगभग मेट्रो में के उससे कवर हो गई है। तो ये सब सुविधाएं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को जो है घरों में गैस की सुविधा यहाँ मिली है। दुख की बात होती है कि यहाँ आयुष्मान योजना नहीं है तो बहुत सारा जो स्वास्थ्य का पैसा है वो नहीं मिल पाता, लेकिन उसमें क्या है, फिर सांसद जो प्रधानमंत्री कोष है उसमें जो है पैसा जो है वो दिल्ली के जनता के लिए उस कोष से कोविड के दौरान पैसा दिया गया। ये सब लाभ, मुफ्त राशन जो इस कोविड के बाद से लगातार 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन देश भर में हुआ है, तो उसमें दिल्ली के वो सब लोग भी हैं ना जो जिनको राशन की ज़रूरत थी और जिनके राशन कार्ड बने उनको राशन मिला। तो यही मैं समझती हूँ कि सुविधाएं जो केंद्र किसी भी प्रदेश को डायरेक्ट दे सकती है वो दिल्ली को मुझे लगता है मैक्सिमम मिली होंगी, जिससे दिल्ली की जनता का लाभ हुआ है। सरकार दिल्ली की केंद्र की योजनाओं को नीचे तक नहीं लेकर के आती है, शायद यही कारण रहा होगा कि उनको लगता है कि मोदी जी को उसका लाभ मिल जाएगा। पर मैं ये मानती हूँ कि आज अगर आप दिल्ली की जनता से पूछेंगे तो मोदी जी में उनका अटूट विश्वास है। वो ये मानते हैं कि अगर इस देश को विकास होगा तो मोदी जी के द्वारा ही होगा, क्योंकि उन्होंने वो महसूस किया है। अगर दिल्ली के लोग यहाँ रहते हैं तो बहुत से गांव से भी संबंधित हैं जो यहाँ दिल्ली में हैं। गांव में उनको घरों में जो शौचालय मिला है वो उनके मन को तसल्ली देता है कि उनके घर में भी, गांव में भी उनको शौचालय मिला। तो दिल्ली जो ओवरऑल एक कैपिटल स्टेट होने के नाते इतना बड़ा पार्लियामेंट सेंटर जो नया, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का भी और हमारे देश का भी, वो दिल्ली को दिया। राजपथ जो बनाया, जो समर्पित किया, वो भी दिल्ली में ही है। कुछ बातें हमारे सेंटिमेंट से जुड़ी होती हैं, इमोशन से जुड़ी होती हैं, हर बात फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट से या लाभ से नहीं होती है। तो वो सब दिल्ली में ही तो दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो दिल्ली के लोग, जो मुझे लगता है जब हम बात करते हैं उनके पास, अब जा रहे हैं 9 वर्ष के कार्यकाल को प्रधानमंत्री जी के लेकर के मोदी जी को, तो हमें आगे से यही जवाब मिलता है कि चिंता मत करिए, हम सब मोदी जी के साथ हैं। हमने खुद उन लाभों को भोगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि कौन कर सकता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आने वाले 2024 में जैसे साथ हमारी पहले थी बरकरार रहेंगी। विपक्ष के तमाम नेताओं का एक बड़ा गंभीर आरोप है कि
तमाम जांच एजेंसियों का बड़ा दुरुपयोग होता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। विपक्ष के जितने भी नेता होते हैं उनके पीछे इनको छोड़ा जाता है और उसके बाद जो है एक प्री प्लान तरीके से उनको पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाता है, जिससे वो कहीं न कहीं जो भी कामकाज कर रहे हैं उसमें बाधाएं आएँ और उनको जेल में भेजा जाए। ये केवल और केवल मतलब सीधा सीधा उन लोगों का ये कहना है कि इसमें बीजेपी के तमाम नेता हैं वो बिल्कुल क्या दूध के धुले हुए हैं, इतने बीजेपी के सांसद हैं, इतने मंत्री हैं, ये सब क्या एकदम पूरे दूध से धुले हुए हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, देश में लोकतंत्र है और बड़ी मजबूती से लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सब मानते हैं इस बात को। हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी से हर एजेंसी काम करती है। जो ये कहते हैं कि हम ही को क्यों ईडी पकड़ती है या सीबीआई पकड़ती है, तो भैया आप मत करिए ना ऐसे काम। जो करेगा उसी के पास तो ऐसी एजेंसियां जाएंगी। अगर भाजपा वाला कोई करेगा तो उनके पास भी पहुंचेंगी। वो तो उनका तो काम है, जहां पर भी उनको कोई कंप्लेंट दिखती है, कोई गड़बड़ दिखती है तो वो जांच करेंगी। जांच के बाद जिसको दोषी पाएंगी उसको सज़ा भी देंगी। कांग्रेस के समय में भी बहुत, तब भी विपक्ष ऐसा कहती थी कि हमें तो ये कर दिया जाता है। आज की डेट में मुझे लगता है जितनी ट्रांसपेरेंसी से ये एजेंसियां काम कर रही हैं और वाकई दोषी को जो है वो सज़ा दी जा रही है, तो उसी से आगे और जो है, क्यों इनका मकसद क्या होता है किसी को सज़ा देने का एक पीछे ये भी मकसद रहता है ना कि और लोग ऐसे क्राइम ना करें। तो उसमें अगर इनके लोग ज़्यादा क्राइम में फंस रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, अगर आप लीकर पॉलिसी जैसा भ्रष्टाचार करोगे तभी तो जेल जाओगे। किसने कहा था सत्येंद्र जैन जी को वो सारे घपले करने के लिए? तो ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सब विपक्ष हैं तो कहना है, क्रिटिसाइज़ करना है, अदरवाइज़ तो जिसके ऊपर भी जो आरोप सिद्ध होगा वो जेल भी जाएगा और सज़ा भी पाएगा। एक आखिरी सवाल हमारा, मिशन 2024 को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं का महामंथन चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना आवास पर तमाम जो है विपक्ष के दिग्गज नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके अरविंद केजरीवाल जी भी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर शामिल हैं और लगातार ये स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि किस तरह से 2024 में बीजेपी को सत्ता से किनारे किया जाए। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और किस तरह से देखती हैं विपक्ष की तमाम रणनीतियों को भेदने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हमें विपक्ष को कुछ भेदने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जनता के लिए काम किया हुआ है, जनता जानती है, उनको विश्वास है इस भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में। और मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति आज इकट्ठे हुए हैं उनमें वो आपस में भी भरोसा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नीतीश जी भी बड़ी बार पलटी कर चुके हैं, आप जानते ही हैं। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ वहाँ मिलकर के चलेंगी या किसी और को वहाँ बंगाल में जिस तरह से चल रहा है वहाँ मामला, वहाँ अपना कम्युनिस्ट पार्टी और इनका चलता है और जो हिंसा होती है, क्या उसको सब मान लेंगे? जो बंगाल में हिंसा होती है उसके लिए सब तैयार हैं कि वो सब वहाँ ठीक हो रहा है? पहले वो भी तो स्वीकार करना चाहिए ना, जो कुछ आपके यहाँ पर हो रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ बैठने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम मिल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 2024 बिल्कुल लक्ष्य क्लियर है और उसका रिजल्ट भी क्लियर है कि देश में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार। एक और बड़ा गंभीर आरोप है कि मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूर पे टूर किए जा रहे हैं, अमेरिका का टूर कर रहे हैं और मणिपुर दंगे को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, मणिपुर की जो घटनाएं हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के ध्यान में नहीं है। आप देखे होंगे अमित शाह जी वहीं बैठे हैं, आज भी नॉर्थ ईस्ट में ही हैं, कल भी वहीं से जो है संबोधित कर रहे थे। तो अगर कोई प्री प्लान प्रोग्राम किसी विदेश उसके बनते हैं तो आप उनको भी सडनली ये नहीं कह सकते ना, वो भी एक प्रोटोकॉल है, वो भी एक पूरा तरीका है, उस सब का एक प्रावधान होता है। और आज मुझे लगता है कि जो मोदी जी अमेरिका में जा कर के जिस तरह से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं और जिस तरह से देश के लिए पैसा ला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहे हैं, वो गर्व का विषय है। वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस सारे में। और देश के भीतर भी, मतलब मुझे एक इंसिडेंट को ऐसा बता दीजिए इन 9 सालों में जो टेरर का हुआ हो, जो दंगों का हुआ हो, जो किसी तरह से जनता को नुकसान पहुंचाता हो, तो पूरा ध्यान है उनको, पूरी समझ है उनको और उसके तहत ही वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की काउंसलर
शिखा राय ने अपने तमाम जो है जितने भी बीजेपी के ऊपर चाहे आरोप लगे हों, चाहे तमाम जो है 9 साल के अंदर जो कुछ उपलब्धियां हो जो बीजेपी ने अपने कामकाज किए हों, उनका बड़ी ही बेबाकी के साथ राय रखा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली।